हेलो फ्रेंड्स, आज के इस यूट्यूब वीडियो में आज सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अमित वर्मा आज एक नया टॉपिक लेकर के आपके साथ आया हूं आपके सामने। उस टॉपिक का नाम है मोल कॉन्सेप्ट। केमिस्ट्री का बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट के बिना केमिस्ट्री पढ़ लेना, केमिस्ट्री समझ लेना और केमिस्ट्री कर लेना ये संभव नहीं है। तो मोल कॉन्सेप्ट हमको समझना ही समझना है। मोल्स क्या होते हैं? मोल हमारा एक फंडामेंटल यूनिट है। आज के लेक्चर में ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे और मोल्स क्यों बनाए और क्यों हमको मोल्स पढ़ने की आवश्यकता पड़ रही है और इसका कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही ये वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में इस वीडियो में एक असेसमेंट का क्वेश्चन है और कुछ सरप्राइज़ भी है। तो अगर आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको वीडियो में मिलता रहेगा। बिफोर आई स्टार्ट माई टॉपिक टुडे, आपसे एक बात मैं करना चाहता हूँ। मैंने पिछले 1 महीने से ऑनलाइन वीडियोस बनाने शुरू किए हैं। जब भी आप कोई नया काम करिए तो पहले ही दिन वो काम परफेक्ट नहीं हो जाता है। खैर, परफेक्ट तो कभी कुछ होता ही नहीं है। देयर इज़ नथिंग लाइक अ बेस्ट इन दिस वर्ल्ड। हमेशा इम्प्रूव होता रहता है, बेटर एंड बेटर की तरफ इम्प्रूवमेंट चलते रहते हैं। वो सब बात ठीक है। मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो पिछला वीडियो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर मेरा अपलोड हुआ, उस वीडियो को लेकर के मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला, बहुत सारे कमेंट्स मिले मुझे, बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखा और देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ गए और उन्होंने कहा कि सर, द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन जो आपका था वहाँ उस वीडियो के अंदर, दैट वाज वेरी गुड और हमारी समझ में आ गया। तो मुझे भी थोड़ा संतोष हुआ कि चलो, मेरे वीडियो बनाने से कुछ स्टूडेंट्स का, कुछ बच्चों का फ़ायदा होना शुरू हो गया है। लास्ट वीडियो में बहुत सारा जो कमेंट मेरे पास आया, बहुत सारी सलाह भी मेरे पास आई। लोगों ने कहा कि जब आप बोलना शुरू करते हैं तो बिल्कुल भी आपके चेहरे पे कोई स्माइल नहीं रहती है, बिल्कुल आप मुस्कुराते नहीं हैं, कोई आपके चेहरे पर एक्सप्रेशंस नहीं रहते हैं। जैसे लगता है कि न्यूज़पेपर की तरह आपने उठाया और पूरा कंटेंट पढ़ दिया। कंटेंट अच्छा है, नो डाउट, लेकिन आप बहुत ही फ्लैट डिलीवरी दे देते हैं उन सारे चीज़ों की। मैंने सोचा ठीक है, उसको थोड़ा सा इस बार हम इम्प्रूव करेंगे, कुछ मुस्कुराते हुए, कुछ बात करते हुए, और इस वीडियो को थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाया जाएगा। जैसे मैंने कहा ना, डे 1 आप कुछ भी नया काम करना शुरू करिए तो पहले ही दिन परफेक्शन नहीं आ जाता है। धीरे धीरे मैं भी इम्प्रूव कर रहा हूँ। अब जब आप कोई काम करना शुरू करते हैं तो उस काम को करने वाले पहले से जो लोग हैं और उस काम को सिखाने के लिए बहुत सारे लोग, टीचर्स हैं, गाइड हैं, मेंटर हैं, वो सब आपको सिखाते हैं कि ये, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ केमिस्ट्री, जो बच्चा नया केमिस्ट्री में आया है वो मेरी क्लासेस देख करके, मेरे वीडियोस देख करके धीरे धीरे सीख रहा है। इसी तरीके से जब ऑनलाइन ये मैंने शुरुआत करी तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। धीरे धीरे मुझे ये लगा, बस मेरे मन में ये बात थी कि ये करना है, कैसे करना है ये भी कुछ नहीं पता था। धीरे धीरे कुछ मित्र जो इस क्षेत्र में काम कर रहे थे उनसे बात करी, बहुत सारी सलाह उन्होंने दी कि इसको ऐसे करना है, कि इसको ऐसे करना है, ऐसे वीडियोस बनाने हैं, ऐसे कैमरा सेट करना है, बाद में उसकी एडिटिंग इस तरीके से करनी है। अच्छा, मैंने बहुत सारी चीज़ें चूँकि ऑनलाइन ही करनी थी तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन सीख कर ही ऑनलाइन परफॉर्म करना शुरू करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मैंने सर्च में बहुत कुछ सर्च करना शुरू किया, हाउ टू मेक यूट्यूब वीडियोज़। बहुत सारे हज़ारों में आपको वहाँ पर मिल जाएंगे मेंटर्स जो आपको सिखा रहे हैं कि यूट्यूब वीडियो आपको कैसे बनाना है, उसमें एडिटिंग कैसे करनी है, उसमें फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, उसमें साउंड कैसे सेट करना है, उसमें कैमरा से कैसे सेट करना है, उसमें कंटेंट कैसे डालना है। तो देखते देखते बहुत सारे वीडियोस मैंने भी देखे और वो देखते देखते मुझे एक गुरुजी मिल गए और मैंने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। गुरुजी को नहीं पता है कि मैं उनका शिष्य बन गया हूँ। मैंने बिल्कुल एकलव्य जैसा काम किया। अब बहुत सारे लोग वीडियोस डालते हैं और नए जो यूट्यूबर हैं, नए जो लोग वीडियोस बना रहे हैं या जो टीचर्स वीडियोस बना रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, उनको सिखाने के लिए अपने वीडियो डाल देते हैं। उन्होंने भी बहुत सारे वीडियो सिखाने के लिए डाले और जब मैंने देखने शुरू किए तो जब उस बंदे का वीडियो मैंने देखा तो पहला वीडियो जो मैंने देखा, उस वीडियो में कुछ बात उसने ऐसी कह दी कि वो बात मुझे जंच गई और वो बात मैंने पकड़ ली और मैंने सोचा कि बस अब जैसा ये गुरुजी सिखाएंगे मैं वैसे करता चला जाऊंगा। क्या कहा गुरुजी ने? गुरुजी ने कहा कि वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा फिट बैठती है बात, इसलिए वो मुझे जज गई। गुरुजी ने कहा कि कोई भी काम जीवन में कभी भी शुरू किया जा सकता है, जीवन पर्यंत आप सीख सकते हैं, सीखने के लिए कभी किसी चीज़ की मनाही नहीं होती है।
सिर्फ आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपने 17 साल की उम्र में नहीं सीखा वो 25 साल की उम्र में नहीं सीख सकते। कोई ज़रूरी नहीं है जो आपने 25 साल की उम्र में नहीं सीखा वो 32 साल की उम्र में नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, 32 में शुरू करेंगे, साल भर सीखेंगे, लड़खड़ाएंगे, गिरेंगे, सीख जाएंगे धीरे धीरे। अगले साल भर का अनुभव ले लेंगे, बस आप बन गए एक्सपर्ट। साल भर आपने सीखा, साल भर का आपको एक्सपीरियंस हो गया और आप एक्सपर्ट बन गए। तो उन्होंने तो 32 साल ही कहा था, मैंने तो 40 साल के बाद सीखना शुरू किया। तो धीरे धीरे मैंने वो गुरुजी को फॉलो करना शुरू किया और उन्होंने बहुत सारी बातें, वीडियो कैसे बनाना है, कैमरा कैसे सेट करना है, फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, एडिटिंग कैसे करनी है। और उन्होंने कहा कि एडिटिंग नहीं आती तो सीखो, आनी चाहिए। वीडियो एडिटिंग नहीं आती तो सीखिए, आनी चाहिए। राइटिंग वीडियोस कैसे बनाने हैं, नहीं आता है तो सीखो, आना चाहिए। हर फील्ड में बहुत कंपटीशन है, यहाँ पर भी बहुत कंपटीशन है। डे 1 से आपको परफेक्ट होना पड़ेगा। अगर नहीं हो पाते हैं तो आप सीखिए। तो धीरे धीरे आई एम ट्राइंग टू लर्न, मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और हर बार ये कोशिश करता हूँ कि पिछले वीडियो से ये जो नया वीडियो मैं बना रहा हूँ ये थोड़ा सा और बेटर हो जाए। बेस्ट तो मैंने जैसे कहा ना कभी नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा बेटर हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ ये पिछले वीडियो से थोड़ा सा अच्छा होगा, थोड़ा इंटरेक्टिव होगा और शायद मैं आपके साथ थोड़ा और अच्छे से जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ और शायद मैं जुड़ सकूँगा। और पिछले वीडियो में जैसे मैंने कहा, मुझे देखने के लिए, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए और मेरे अंदर सुधार लाने के लिए जो आपने सुझाव दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब ज़्यादा बात न करते हुए शुरू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट, ये मोल होता क्या है, कहाँ से आया है, हमको क्यों पढ़ना है इसको, ये सारी चीज़ आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो मोल ये एक फंडामेंटल यूनिट है। जो एसआई यूनिट्स हैं, फंडामेंटल एसआई यूनिट्स 7, उसमें से एक यूनिट है मोल। एसआई यूनिट्स के अलावा कुछ पॉपुलर जो यूनिट्स के पैटर्न हैं वो हैं जैसे कि MKS, CGS और FPS। यहाँ पर मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, सेंटीमीटर है, ग्राम है, सेकंड है, फुट है, पाउंड है, सेकंड है। मीटर, सेंटीमीटर और फुट ये डिस्टेंस, ये लंबाई का मात्रक है। किलोग्राम, ग्राम और पाउंड ये भार का, मास का मात्रक है। सेकंड ये समय का मात्रक है। ये तीन, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर पद्धतियाँ जिसको बोलते हैं यूनिट्स के लिए, मात्रक के लिए, वो अवेलेबल थी। लेकिन अलग अलग देशों में अलग अलग मात्रक हैं। हमारे देश के अंदर ही बहुत सारे मात्रक हैं, तो कन्फ्यूज़न ना होने पाए और हर जगह यूनिफॉर्मिटी हो जाए, इसलिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए गए, एसआई यूनिट्स बनाए गए। तो एसआई यूनिट्स में मीटर ये बनाया गया डिस्टेंस का मात्रक, किलोग्राम ये बनाया गया मास, भार का मात्रक, सेकंड ये बनाया गया समय, टाइम का मात्रक, कैंडेला ये बनाया गया इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ज्योति की तीव्रता का मात्रक, केल्विन ये बनाया गया तापमान, टेम्परेचर का मात्रक। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि एसआई यूनिट्स में डिग्री सेंटीग्रेड ना होकर के केल्विन होता है तापमान का मात्रक। इसके बाद है एम्पियर, ये बनाया गया इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक। और सबसे लास्ट में आया ये मोल। अब मोल ये किस चीज़ का मात्रक है? मोल के आगे लिखा हुआ है ये मापता है पदार्थ की मात्रा, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब ये कौन सा अमाउंट सब्सटेंस का ये मेज़र करता है, ये हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। इसमें हमने भार के लिए किलोग्राम ले ही लिया है, हमने लंबाई के लिए डिस्टेंस ले ही लिया है, हमने समय के लिए सेकंड ले ही लिया है। तो हमको पदार्थ की कौन सी मात्रा नापनी है, जिसके लिए हमको मोल एक मात्रक बनाना पड़ गया। इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी के ऊपर 60 किलोग्राम है, जिसको हम वेट बोलते हैं, 60 किलोग्राम है, और वो चंद्रमा पर पहुंच जाए। अगर वो चंद्रमा पर पहुंच जाएगा तो उसका वज़न, उसका भार कितना हो जाएगा? चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पृथ्वी की तुलना में 1/6 है। तो अगर उसको 1/6 कर देंगे तो वो लगभग 10 किलो का रह जाएगा। तो जब चंद्रमा पर उसका वज़न नापेंगे तो वो 10 किलो होगा, जब पृथ्वी पर उसका वज़न नापेंगे तो वो 60 किलो होगा। तो क्या उस व्यक्ति के अंदर का जो मैटर है, जो पदार्थ है, जो सब्सटेंस है, वो क्या कम ज़्यादा हो गया? वो कम ज़्यादा नहीं हो गया। हमने जब उसका वेट मेज़र किया तो वेट, चूँकि वो ग्रेविटेशनल m/g होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में होता है, इसलिए उसका वज़न वहाँ पर, भार
कम हो गया। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट से नीचे उतर रहा है तो उसको अपने भार में कमी महसूस होगी। अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट से नीचे से ऊपर जा रहा है और लिफ्ट एक्सीलरेट हो रही है तो उसके वजन में बढ़ोतरी, इंक्रीज हो जाएगा उसका वेट। इसी तरीके से कोई फ्री फॉल होती हुई अगर सब्सटेंस, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, तो उसका वेट ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारा वेरिएशन है। तो ये वेट एक रिलेटिव चीज़ है जो हम निकालते हैं। मास नहीं चेंज होता है, लेकिन वेट रिलेटिव है, m इंटू जी, वो चेंज होता रहता है। अब मास का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? थोड़ा सा हमको जो सब्सटेंस का जो स्ट्रक्चर है, सब्सटेंस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सब्सटेंस ये पदार्थ बना कैसे, हमको थोड़ा सा वो समझना पड़ेगा। तो सब्सटेंस किस चीज़ से बना है? बहुत सारे एटम से मिलकर के बना है। जो यूनिट है हमारे सब्सटेंस की, मैटर की, वो क्या है? एटम है। एटम, अब एटम को जो हम देखते हैं तो हमने देखा एटम की दो चीज़ें हैं जो हम पढ़ते हैं, एक है एटॉमिक नंबर और दूसरा है एटॉमिक मास। हमने कहा एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का वो होता है जो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। हमने एटॉमिक मास या मास नंबर कहा जो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। हमने कहा ये उसका एटॉमिक मास हो गया। जैसे कि हाइड्रोजन के केस में देखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें कितने हैं? एक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? एक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? ज़ीरो है। तो जब हम उसका एटॉमिक नंबर निकालेंगे तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का निकलेगा एक, और उसका मास नंबर या एटॉमिक मास भी निकलेगा एक, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रॉन नहीं है। इसी तरीके से दूसरे केस में देखते हैं, हमने ऑक्सीजन का देखा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8। और फिर हमने देखा यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं? 8। न्यूट्रॉन भी कितने हैं? यहाँ पर 8। तो हमने देखा कि ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। अब इसका अगर एटॉमिक नंबर हमने निकाला तो एटॉमिक नंबर निकला ऑक्सीजन का 8, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास निकला यहाँ पर 8 + 8, ये हो गया 16। तो एटॉमिक मास हो गया यहाँ पर 16। अब ये 16 है क्या? हमने यहाँ पर इसके नंबर के हिसाब से एटॉमिक मास निकाल दिया। तो हम नंबर को मास में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और नंबर को हमने मास में क्यों कन्वर्ट किया, ये हमको देखना पड़ेगा। अब हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, एक्चुअल मास कितना होता है। तो हमने कहा ये लगभग 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम्स होता है। एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? तो प्रोटॉन का मास हमने देखा ये लगभग 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। इसी तरीके से हमने न्यूट्रॉन का मास देखा, तो न्यूट्रॉन का मास भी लगभग 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। अब यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जो हमने एटॉमिक मास निकाला वो वास्तव में है कुछ नहीं, उस एटम का एक्चुअल मास है। और उस एटम में कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो हम टोटल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास ऐड कर दें और हम कह देंगे ये उस एटम का मास हो गया। एकदम सही बात है। लेकिन यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रॉन का मास देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास ये -31, ये -27, डेसिमल की 4 डिजिट तक इसका मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कम है। तो इलेक्ट्रॉन का मास हम यहाँ पर नेग्लिजिबल मान लेते हैं, ज़ीरो मान लेते हैं। और प्रोटॉन का जो मास है, इस मास को हम एक यूनिट मान लेते हैं कि चलो प्रोटॉन का ये 1.67 × 10⁻⁻27 जो मास है, इसको एक यूनिट मान लिया। और न्यूट्रॉन को भी हम एक यूनिट मान लेते हैं। इस यूनिट को जो है, इस यूनिट का एक नाम है, इस यूनिट को हमने कहा है AMU। इसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। यह है एटॉमिक मास यूनिट। इसी को हम U के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम A से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को हम DA से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम डाल्टन भी बोलते हैं। तो ये एक हमने यूनिट मान ली। तो प्रोटॉन के मास को एक यूनिट मान लिया, और न्यूट्रॉन के मास को एक यूनिट मान लिया, और इलेक्ट्रॉन के मास को हमने यहाँ पर नेग्लिजिबल समझ लिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पर बहुत कम था। अब फिर से एटॉमिक मास जब आप निकालेंगे तो आपने कहा कि प्रोटॉन का मास एक यूनिट है, न्यूट्रॉन का मास एक यूनिट है। यहाँ पर सिर्फ एक ही यूनिट है, इसलिए इसका जो एटॉमिक मास हो गया वो एक हो गया। यहाँ पर देखा, यहाँ पर 8 + 8 2 यूनिट है, तो यहाँ पर मास हो गया 16। बस यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जब हम ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिखेंगे, एटॉमिक मास लिखेंगे, तो यहाँ पर आएगा 16। अब हम यहाँ पर 16 के आगे ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम नहीं लिख सकते हैं, हम यहाँ पर 16 AMU लिखेंगे, एटॉमिक मास यूनिट लिखेंगे। तो जब भी हम एटॉमिक मास बताते हैं तो उसको AMU में बताते हैं।
दूसरा देखिए केस, अब दूसरा आ गया मॉलिक्यूल। एक से ज़्यादा एटम से मिल करके क्या बन गए, मॉलिक्यूल बन गए। सबसे सिंपल मॉलिक्यूल, हम यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल ले लेते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल को हम देखते हैं कि कैसे इसका मास कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ पर चूंकि मॉलिक्यूल बन गया तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन होगा वो होगा मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन। अब मॉलिक्यूलर मास के कैलकुलेशन में यहाँ पर जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सारे एटम का जितना मास है उसको सबको जोड़ दिया जाए तो वो मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 एटम का मास। इसके बाद ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 ऑक्सीजन एटम का मास। यहाँ पर हमने देखा है ऑक्सीजन का मास होता है 1, ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो ये हो गया 1 × 2, ये 2 और ये प्लस 16। तो वाटर के मॉलिक्यूल का जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा 18 AMU। तो ये हो गया 18 AMU। यहाँ तक हमने देखा एटॉमिक मास क्या होता है, यहाँ पर हमने देखा मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। अब हम आते हैं मोल्स में। अब ये मोल क्या होते हैं, एवोगैड्रो साहब हैं, एवोगैड्रो साहब ने एक हाइपोथेसिस दी। एवोगैड्रो साहब मैं आपको दिखाता हूँ। कंप्यूटर पर पढ़ाने का ये बड़ा फ़ायदा है कि आप जो चाहें इसमें कर सकते हैं, थोड़ी सी बस आपको वीडियो एडिटिंग अच्छी आती हो। तो ये एवोगैड्रो साहब हैं। एवोगैड्रो साहब ने एक हाइपोथेसिस दी। इन्होंने हाइपोथेसिस दी थी आइडियल गैसेस के लिए। बॉयस लॉ आया, चार्ल्स लॉ आया, गेलू-सैक्स लॉ आया और उसके बाद एवोगैड्रो साहब की हाइपोथेसिस आई। एवोगैड्रो साहब ने एक चीज़ निकाल करके बताया। उन्होंने कहा कि एक मोल जो भी होता है, मोल क्या होता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। एक मोल किसी भी मॉलिक्यूल का एक मोल अगर वो गैस है, और गैस कैसी है, प्योर गैस है, अगर वो प्योर गैस है तो उसका एक मोल हमेशा 22.4 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ने और घटने पर चेंज हो जाता है, तो ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा किसके ऊपर, STP पर। अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है तो एक मोल किसी भी प्योर गैस का वॉल्यूम हमेशा कितना होता है, 22.4 लीटर्स होता है। STP क्या होता है, STP इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है दैट इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 डिग्री केल्विन होता है, और इसका जो प्रेशर होता है वो होता है 1 ATM, 1 एटमॉस्फेयर। इसी को 1 बार भी बोलते हैं, इसी को 1 बार भी बोलते हैं। अगर आप मरकरी की स्केल पर इसको देखेंगे तो ये 760 mm ऑफ Hg होता है, 760। अगर आप टॉर में देखते हैं तो ये 760 टॉर हो जाता है इसका जो प्रेशर होता है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। चलिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बताया, तो इसी जगह पर मैं आपको नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर भी बता देता हूँ। एक होता है NTP, ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में प्रेशर वही होता है 1 एटमॉस्फेयर, यहाँ पर टेम्परेचर बदल जाता है। टेम्परेचर यहाँ पर होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। इसी में एक टर्म और आता है, उसको बोलते हैं RT, कैपिटल R कैपिटल T। ये है रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर को भी स्टैंडर्ड माना गया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर किसी भी प्योर गैस का एक मोल ले लें और उस प्योर गैस के एक मोल का हम वॉल्यूम नापें, किस पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, तो हमेशा उसका वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर्स होता है। फिर एवोगैड्रो साहब ने एक और हाइपोथेसिस दी। एवोगैड्रो साहब ने कहा कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस का एक मोल ले लें तो हमेशा उस सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल जितने हैं वो फिक्स होते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं। कितने होते हैं, वो होते हैं 22, 6.022 × 10⁻23। ये हो गए यहाँ पर 6.22 × 10⁻23। ये हो गया यहाँ 6.22 × 10⁻23 पार्टिकल्स। ये हो गए एक मोल में। तो एक मोल में हमने देखा कि एक मोल का मतलब होता है कि अगर एक मोल किसी भी गैस का, प्योर गैस का एक मोल वॉल्यूम ले लिया जाए, किस पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, तो वो हमेशा कितना होगा, 22.4 लीटर्स होता है। एक मोल के अंदर उस सब्सटेंस के कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। इसी को एवोगैड्रोस कांस्टेंट कहा जाता है। इसी में तीसरा पॉइंट है, किसी भी मॉलिक्यूल का अगर 1 मोल ले लेते हैं तो वो 1 मोल हमेशा क्या होता है, उसके मॉलिक्यूलर मास के वेट के बराबर होता है। किसी भी
मॉलिक्यूल का 1 मोल उसके मॉलिक्यूलर मास के वेट के हमेशा बराबर होता है। जैसे कि वाटर के केस में अगर ले लिया जाए तो वाटर का 1 मोल हमेशा कितना होगा, 18 ग्राम्स होता है। 1 मोल कितना होगा, हमेशा 18 ग्राम्स होता है, क्योंकि वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 18 AMU। यहाँ पर एक चीज़ और बहुत ध्यान देने वाली है कि जब भी हम मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं, एटॉमिक मास लिखते हैं, तो उसको हम AMU में डिनोट करते हैं, और जब भी हम मोल्स लिखते हैं तो उसको 18 मोल्स यानी 18 ग्राम पर मोल लिखते हैं, 18 ग्राम्स पर मोल लिखते हैं। अब आपने कहा कि यहाँ पर 18 ग्राम्स पर मोल आ गया, 1 मोल वाटर का मॉलिक्यूल। देखते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनको एक साथ हमको समझना पड़ेगा, उससे हमारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। एटम, एटम क्या है, हमने कहा जो नेसेंट कोई भी एलिमेंट है उसको हमने एटम कह दिया। मॉलिक्यूल, एक से ज़्यादा एटम से मिल करके जब कोई बॉन्ड बना करके एक से ज़्यादा एटम्स मिलते हैं, कोई सब्सटेंस बनाते हैं, उसको हमने मॉलिक्यूल कहा। एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उसको मिला करके जो नंबर है उसको हमने एटॉमिक मास कह दिया। मॉलिक्यूल के अंदर उस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स जितने भी हैं उनका टोटल का जो मास है उसको हमने कहा ये मॉलिक्यूलर मास है। अब मोलर मास क्या है, ये मोल का मास होता है। मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास इसको हमेशा AMU में डिनोट करते हैं या डाल्टन में डिनोट करते हैं। मोलर मास को जब हम डिनोट करेंगे तो इसको हम ग्राम में डिनोट करेंगे। मोलर मास को हम ग्राम में डिनोट करेंगे। अगर 1 मोल एटम्स का हम मास लेंगे तो उसको हम कहते हैं मोलर एटॉमिक मास, ये हो जाएगा ग्राम पर मोल। अगर हमने 1 मोल मॉलिक्यूल का मास लिया तो हम उसको कहते हैं मोलर मॉलिक्यूलर मास, इसको हम डिनोट करेंगे ग्राम पर मोल। 1 मोल मॉलिक्यूल्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। अगर जैसे वाटर के केस में हमने कहा था कि अगर हम 18 ग्राम वाटर ले लेते हैं तो 18 ग्राम वाटर के अंदर वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ठीक, यहाँ तक हमको बात समझ में आ गई। एप्लीकेशन इन रिएक्शंस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसका जो है मोल का, वो रिएक्शंस में होता है। अब रिएक्शन में कैसे इसका एप्लीकेशन होता है, हमने एक रिएक्शन लिखी H2 + O2, ये बन गया H2O। वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस चाहिए, दोनों के मिला और वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। जब हम रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन लिखने के बाद हमको बताया गया है कि हमको इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। अब रिएक्शन को बैलेंस क्यों करना है, अब यहाँ पर साइंस का दूसरा जो सबसे बड़ा फंडामेंटल रूल है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ये यहाँ पर इम्प्लीमेंट होता है। यानी इस दुनिया के अंदर जितने भी एटम्स हैं अवेलेबल, वो एटम्स न तो डिस्ट्रॉय होंगे और ना ही नया एटम वहाँ पर बन पाएगा। तो जब भी हम रिएक्शन लिखते हैं तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास इक्विलिब्रिया। लेफ्ट हैंड साइड में जितने नंबर ऑफ एटम्स जिस भी एलिमेंट के होंगे, राइट हैंड साइड में सेम नंबर ऑफ एटम्स सेम एलिमेंट के वापस होंगे। अब हम यहाँ पर देखें, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या है, 1 ही एटम है। तो हम इसको बैलेंस करते हैं। हमने जब इसको बैलेंस किया, यहाँ पर ये 2 थे तो हमने इसको यहाँ 2 कर दिया। अब यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गए तो हमने यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गए। ये यहाँ पर अगर हम 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिला करके रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। अब जो यहाँ पर हमने रिएक्शन को बैलेंस किया और यहाँ हमने लिखा 2, यहाँ पर लिखा 1 और यहाँ पर लिखा 2, तो हम इस रिएक्शन को अगर नीचे ऐसे लिखें तो यहाँ लिख सकते हैं 2s2 1 और ये बन गया 2। यानी 2 और 1 के अनुपात में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर मिलेगा तो क्या बना देगा, वो 2 मॉलिक्यूल वाटर के बना देगा। एक्चुअली जो हमने रिएक्शन बैलेंस की है इसमें 2, 1 और 2 जो यहाँ पर मेंशन किया है ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स हैं। यानी ये नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिस रेशियो में कोई भी रिएक्शन होती है। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन की वजह से जब तक हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट नहीं करते हैं तब तक हम रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर सकते, और जब तक रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी तब तक हम एग्जैक्ट क्वांटिटी रिएक्शन की क्या है या एग्जैक्ट क्वांटिटी रिएक्टेंट की क्या है वो हम कभी बता नहीं पाएंगे। तो ये हो गया लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, जहाँ पर ये मोल्स का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। लास्ट में ये देखते हैं एक क्विज़, और ये देखते हैं इस
क्विज़ का आंसर मैं यहाँ पर आपको नहीं देने वाला हूँ, ये क्विज़ मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। जिसको भी इसका आंसर निकल कर के आ जाए वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताए। इससे मुझे पता चलेगा जो आप लोगों ने ये वीडियो देखा उससे आपका जो अपना असेसमेंट रहा, आपने क्या सीखा और कितना सीखा। तो जैसे मैंने बोला ना कि मोल का इस्तेमाल होता है एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, जो है एग्जैक्ट क्वांटिटी किसी भी सब्सटेंस के अंदर, वो पता करने के लिए। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि अगर कोई एक ड्रॉप ऑफ वाटर है, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, तो उस एक ड्रॉप ऑफ वाटर के अंदर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होते हैं। उसके लिए यहाँ इसको इसमें एक हिंट दिया गया है कि अगर 20 ड्रॉप्स हम वाटर की डाल दें तो वो लगभग 1 मिलीलीटर के आसपास हो जाती है। तो इस क्विज़ का आंसर मुझे दीजिए कमेंट्स में, मैं आपके आंसर्स का इंतज़ार करूँगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला, कृपया मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियोस देखते रहें, अपने नहीं तो मेरे अंदर सुधार करने के लिए वीडियो देखें। और एक बात मैं आपको और बता दूं, कुछ लोग वीडियो देख रहे होंगे, उनको ये लग रहा है अरे यार मेरा तो केमिस्ट्री टॉपिक नहीं है, मैं इनको क्या बता दूंगा। कुछ बच्चे देख रहे होंगे, यार मैंने तो साइंस लिया नहीं है, मैं इनके वीडियो में क्या देखूंगा। आप वीडियो देखिए, आप अगर रिटायर हो गए हैं तो आप वीडियो देखिए, आप मुझे सलाह दीजिए कि बेटा तुमने ये सही किया था, बेटा तुमने सही नहीं किया था, बेटा तुम दिखने में ठीक लग रहे थे, बेटा तुम दिखने में ठीक नहीं लग रहे थे, ये तो बता सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो जैसे अपनी जॉब में आप बहुत क्रिटिक हो जाते हैं, आप जॉब में बहुत एनालिसिस करते हैं, आप समझ लीजिए कि आप मेरी एनालिसिस कर रहे हैं, आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। आप एक क्रिटिक बन करके देखिए कि इस वीडियो में क्या अच्छा बना, उसके लिए मुझे अप्रिशिएट कर दीजिए। क्या अच्छा नहीं लगा आपको, उसके लिए मेरे अंदर सुधार के लिए सलाह दे दीजिए। अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो कंटेंट देखिए, कंटेंट में देखिए कि उस कंटेंट में क्या कमी रह गई थी, मेरा जो समझाने का तरीका था क्या आपके समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया आप बताइए, मैं अपने तरीक़ों में सुधार करूँगा। समझ में आया और आपको क्या और चाहिए वो बताइए, मैं उसको और अपने वीडियोज़ में लाने की कोशिश करूँगा। अगर आप साइंस के विद्यार्थी नहीं हैं तो आप देख लीजिए वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन कैसा था, क्या उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक थी, क्या राइटिंग ठीक थी। अभी मैंने नया नया लिखना शुरू किया तो अभी राइटिंग भी सही नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, आई एम वेरी मच होपफुल पर्सन, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ। तो मुझे पता है कि धीरे धीरे करते करते ये सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। उम्मीद है आप इस वीडियो को देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे और मुझे ज़रूर बताएंगे कि इस वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा और क्या आपको अच्छा नहीं लगा। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।